सो 1 to 15 क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट है जो हमने लास्ट क्लास में किया है? अगर है तो बताओ, अदरवाइज वी कैन गो अहेड। सर वो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कैसे सब कैसे मतलब ये नंबर ऑफ टॉसेस का जो वैल्यूज जो लिए थे ना सर, वो हमको नहीं समझ में आ रहा आप कैसे लिए। या सर कभी 2/3 कभी सर एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ो। वो फर्स्ट टू केस जो है वो क्वाइन वन के लिए है। तो अगर फर्स्ट टू केस में वो क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पढ़ो तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसे तुम्हें देखो, दो तरह का क्वाइन है, पहली क्वाइन है, दूसरी क्वाइन है। पहली क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखा है तुम्हें 2/3, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। और अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। 1/3। क्वाइन टू पे सेकंड क्वाइन जो है उस पे हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4। 3/4 है। और अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। 1/4। तो अब यही यूज किया मैंने। अब तुम चार क्वाइन है तुम्हारे पास, दो बार तुमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, दो बार तुमने सेकंड कॉइन को टॉस किया। तुम पहले सारे सैंपल स्पेस लिख लो। सो लाइक एच एच इस तरह से टोटल आउटकम्स लिखो, ये तो तुम्हें पता होगा लिखना। 16 तो आउटकम्स लिख मतलब लो। सर हम एक चीज पूछ रहे थे, मतलब सर पहला दो कॉइन जो होगा वो आपका C1 के लिए है और दूसरा दो कॉइन C2 के लिए बोल रहा है। हम्म। ठीक है सर, हमको यही नहीं समझ में आ रहा तो था। ये दोनों ओके हेड सर। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो यहाँ मैं लिखूंगा 2/3, यहाँ भी लिखूंगा 2/3, क्योंकि पहला दो कॉइन C1 है। अगर मुझे नेक्स्ट दो के बारे में लिखना है तो वो होगा 3/4 3/4, क्योंकि नेक्स्ट दो जो मैं लिख रहा हूँ वो सेकंड कॉइन के बारे में बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट टू आउटकम्स फर्स्ट कॉइन का है, सेकंड टू आउटकम्स सेकंड कॉइन पे है। ओके सर। सर और किसी को कुछ डाउट है 1 to 15 में? असाइनमेंट में हमने 1 to 15 लास्ट क्लास में किया था। सो देखो, ऐसे कंफ्यूजन मत रहना कि मैंने सॉल्व कर दिया तुमको भी आ गया। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें नहीं आता होगा, क्योंकि तुमने अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं की है बिना देखे। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया तो मुझे पता है चीजें। तुम बिना देखे जो मैंने सॉल्यूशन कराए हैं, तुम जैसे 15 क्वेश्चन मैंने कराए, तो तुम खुद से क्वेश्चन पेपर उठाओ, लाइक असाइनमेंट उठाओ, और एक एक क्वेश्चन खुद से करके देखो बिना किसी हेल्प के। अगर तुम सारे क्वेश्चन कर लेते हो मीन्स यू अंडरस्टूड, है ना? तो ऐसा होगा कि तुम करोगे तो मोस्ट ऑफ यू कैन डू। बट एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, या समझ आया भी होगा, तुम शायद उस पॉइंट पे खुद करोगे तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। देन यू कैन सी इन द सॉल्यूशन ऑफ माइंड। लेकिन ऐसे ही है ना, ये मत समझ लो कि मैंने सॉल्व करा दिया और तुम्हें आ गया। ऐसा नहीं है। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे इंडिपेंडेंटली, देन यू विल नॉट लर्न। तो खुद से एक बार श्योर हो जाओ कि हाँ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके। तो 15 के बाद जिन लोगों का डाउट है बताओ, यू कैन राइट इन चैट और यू कैन अनम्यूट। Sir, question 16. ओके, सो 16 क्वेश्चन। सो इस तरह क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक वाले क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। वो 0 1 के बीच के इंटरवल का पॉइंट लिया था, तो वैसे कुछ है। 2 points आर चूजन एट रैंडम ऑन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है 9 सेंटीमीटर लेंथ का, मान लो 0 to 9 का इंटरवल है। उस पर तुमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, लाइक एक्स और वाई यू कैन टेक, है ना? सो द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज लेस देन 3। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन, दो पॉइंट तुमने सेलेक्ट कर लिया, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है, 0 से 9 के बीच, वाई की वैल्यू भी 0 से 9 के बीच कुछ भी हो सकती है। एंड देन यू वांट टू डिसाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। पहले ये बताओ एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस क्या है? इसके बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा? Y minus x. हाँ, y माइनस एक्स। बट अगर मैं x को आगे लो y को पीछे लो तो x माइनस वाई होगा। एक्चुअली डिस्टेंस वी डोंट कंसिडर नेगेटिव, सो मैं ऐसा लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज मॉड x माइनस वाई। एंड तुम्हें ये बताना है दिस शुड बी लेस देन 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है।
तो मैं इधर लिखता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं। स्टिल आई विल रिपीट, ये जो ज्योमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन थे वो इस टाइप का था, ठीक है। सो देखो, सो क्वेश्चन नंबर 60। सो वी हैव एन इंटरवल ऑफ लेंथ, मैंने 0 to 9 कर दिया, ठीक है। 9 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। यू सेलेक्ट 2 पॉइंट एक्स वाई। देयर आर 2 सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे 0 y x ले सकते हो, तो दोनों को मैंने एक साथ कर दिया है। मतलब यहाँ जो इसका लेंथ होगा y माइनस एक्स, यहाँ लेंथ होगा x माइनस वाई। तो एक केस में तुम निकालोगे y माइनस एक्स लेस देन 3, दूसरे केस में निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये और बीच में आएगा, मतलब मैं लिख रहा हूँ आइदर दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन, है ना। x में भी लेस देन y और y में भी लेस देन x। तो तुम्हें क्या आता है ना, प्रोबेबिलिटी लेंथ शुड बी लेस देन दिस। सो लाइक तुम ये लिखो y माइनस एक्स शुड बी लेस देन 3, और प्रोबेबिलिटी y x माइनस वाई इज लेस देन 3। तो ये लिखना सेम बात है। अगर तुम ये लिख दो मॉड y माइनस एक्स या मॉड x माइनस वाई लेस देन 3, वो सेम बात है। तुम अलग अलग निकालो या एक साथ निकालो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है बस तुम्हें। तो देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x you can take between 0 and 9, y you can take between 0 and 9। तो जो सैंपल स्पेस होगा, फिर से मैं बताता हूँ, देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो मान लो मैं 9 इतना ले लेता हूँ। तो ये 0 to 9, x की वैल्यू 0 to 9 हो सकती है, y की वैल्यू 0 to 9 हो सकती है। तो योर सैंपल स्पेस इज 0 to 9 and 0 to 9। सो दिस रेक्टेंगल इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 9, दिस इज 9। सो x कैन बी एनीवेयर बिटवीन दिस, y कैन बी एनीवेयर दिस। सो दिस इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या है, एक प्लेन हो गया जिसमें पॉइंट कैसा होगा, x, y टाइप का, ठीक है। तो x कैन वेरी फ्रॉम 0 to 9 एंड y कैन वेरी फ्रॉम 0 to 9। ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड y माइनस एक्स लेस देन 3। या तुम अलग अलग निकालना चाहो तो यू कैन स्किप दिस लाइन, यू कैन डू दिस। सो y माइनस एक्स लेस देन 0, या दूसरे केस में x माइनस वाई लेस देन 3, सॉरी y माइनस एक्स लेस देन 3, या दूसरे केस में x माइनस वाई लेस देन 3। तो इसका ग्राफ तुम लोग इजिली बना लोगे, y माइनस एक्स लेस देन 3। तो ग्राफ बनाना तो इनइक्वालिटी को हटा के सबसे पहले तुम क्या करना, इक्वालिटी बना लेना। y माइनस एक्स इक्वल टू 3 कर लिया, पहले इस लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो देखो x को अगर तुम 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। मतलब लाइक हम टेबल बना लेते हैं, अगर तुम्हें आइडिया नहीं होता कैसे ग्राफ बनाना, तो सिंपली एक टेबल बनाते हो। x0, y कितना होगा 3। एंड अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x माइनस 3 होगा। तो एक्चुअली इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। चलो x को मैंने 0 रखा है, x को अगर 3 रखते हैं तो क्या होगी y की वैल्यू, 6। एंड x को 6 रखेंगे तो y होगा 9, ठीक है। सो 0 3 3 6 6 9। ओके, इसको तुम प्लॉट करो। 2 पॉइंट काफी होता है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। हमने 3 पॉइंट लिए हैं। 0x जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। चलो 3 6 9 रफली मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये 3 है, 6 है, 9 है। यहाँ भी ऐसे कर लो 3 6 9 अप्रोक्सीमेट। ओके, वन मिनट। सो या सो क्या करो अब, x जब 0 है तो y 3 है। तो x जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट, ठीक है। x जब 3 है तो y की वैल्यू 6 है। x जब 3 है तो y 6 है, ये पॉइंट। और x जब 6 है तो y 9 है, ये वाला पॉइंट। समझ पा रहे हो तुम लोग। सो x0 y3, x3 y6, x6 y9, इसको ज्वाइन कर लो। सो इस तरह से कुछ ये लाइन आया, ठीक है। अब क्या करो नेक्स्ट, ये तुमने किसका ग्राफ बनाया, दिस लाइन इज y माइनस एक्स इक्वल टू 3। लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है y माइनस एक्स लेस देन 3। तो बताओ लोअर पार्ट होगा या अपर पार्ट होगा, मतलब लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट। तो लोअर या अपर, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट। तुम सिंपली 0 ओरिजिन पुट करके, यस यस, तुम 0 0 पुट करके देख लो तो ट्रू आएगा, मतलब 0 की तरफ सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ है। ओके, नेक्स्ट लाइन तुम्हारे पास है
ये भी है x माइनस वाई लेस देन 3। तो इसको भी कर लेते हैं, वो एक साथ ही था, मॉड तुम डायरेक्ट बना सकते थे। तो क्या आएगा, x माइनस वाई लेस देन 3 अगर आप ऐसे ही बना लोगे, सो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से। तो चलो x को जैसे तुम y से रख लेते हैं, y को 0 रखोगे तो x तुम्हारा 3 हो जाएगा, y 3 रखोगे x 6 होगा, y 6 रखोगे तो x 9 होगा, है ना। तो इसका फिर ग्राफ बना लो। तो कितना आएगा, अच्छा यहाँ मैंने इनइक्वालिटी को ओपन करता मैं, ठीक है ना, वही बात है। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिखता, अगर देखो एक मिनट, इसको इस तरह से लिखा, बात बराबर ही है। और अगर मैं इसको, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई का जो मॉड है दैट शुड बी लेस देन 3, तो इसको एक तरह से ओपन करोगे मॉड को तुम, तो x माइनस वाई मोर देन -3 लेस देन 3, ये बात वही है, तुमने वो पीछे लिखे हैं वही चीज़ है। तो यहाँ से ऐसा आएगा। तो जो भी एक्स वाई लार्जर और स्मॉलर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड ले लिया हमने, तो डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 3, तो इस तरह से आएगा। तो ये बेटर रहेगा लिखना। तो वहाँ हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तुम कर सकते हो। तो यहाँ एंड का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, सो ये लिखना बेटर है, वो थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट था, है ना। सो यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 अगर आप बनाते, मतलब मॉड हटा दिया तुमने, तो एक्स लाइक यही बात है, एक्स माइनस वाई 3, यहाँ पे जो देखो एक्स माइनस वाई 3 है और एक्स माइनस वाई -3 है, ये जो वाई माइनस एक्स 3 है ना, ये सेम बात है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो वही बात है, दिस टू पार्ट एंड दिस टू पार्ट यू कैन टेक, तो एक्स माइनस वाई इज -3। तो यहाँ से क्या होगा, पहले इसका ग्राफ बना लो। सो लाइक जब वाई 0 है, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, जब वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू 3 है, सो इन वाई इज 0 एक्स इज 3 दिस पॉइंट। ओके, जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 6 है, सो दिस पॉइंट y3 x6, एंड जब y की वैल्यू 9 है, y इज 9, सो x इज, सॉरी y की वैल्यू यहाँ 0 पे 3, y देखो, y देखना, y 0 यहाँ था, x 3, y जब 6 है, y जब 3 है तो x 6 है, एंड y जब 6 है तो x 9 है। इसको ध्यान से रखना, मैं पहले y बोल रहा था, ठीक है, x नहीं। तो क्या पॉइंट होगा नेक्स्ट, 6 है तो 9, यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, y6 x9, ठीक है, ये 9,6 ऐसा समझ लो, और ये कॉमा 6,9 था, पहला x है दूसरा y है। तो इसको ज्वाइन करोगे दिस वन, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा दिस विल बी अपवर्ड, है ना। चेक करके देखो चाहो तो, ये जो पार्ट है, जो पार्ट था हमारा क्या, x माइनस वाई लेस देन 3, यही था ना। तो उसको अगर तुम चेक करोगे तो इसमें दो पार्ट है, समझ पा रहे हो ना, इसमें इसको तुम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, x माइनस वाई लेस देन 3, एक्स माइनस वाई मोर देन -3। तो मोर देन -3 का मतलब वही है, x माइनस वाई मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एनीवे इसको तुम्हें देखना है ये रीजन कौन सा है, ठीक है। तो ये बीच का रीजन है, और तुम पीछे आके लेक्चर 2 3 में देखना, ये क्वेश्चन हमने किए हैं, वहाँ 0 1 का था, यहाँ 0 9 है, डिफरेंस इतना ही है। ये वाला रीजन है तुम्हारा। तो तुम ये कर सकते हो टोटल में से, ठीक है ना, ये 0.9,9 है। अब क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अब क्वेश्चन पे आता हूँ, कि मॉड में x माइनस वाई दिस इज लेस देन 3, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन अपॉन टोटल। तो बताओ सैंपल स्पेस की एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सैंपल स्पेस जो ओमेगा है वो हमारा है 0 9 × 0 9, ठीक है ना, ये रीजन है, मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बोथ आर बिटवीन 0 एंड 9, बात वही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 81 सर। 81 है ना, 9 9 से 81। सो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, तो 81 हो गया। अब ये बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन,
यस, व्हाट इज एरिया ऑफ द सेलेक्ट रीजन। तो तुम ऐसा कर सकते हो, टोटल में से जो 81 है ना, 81 तुम्हारा किसका एरिया है, उस स्क्वायर का 81 में से जो बाकी पोर्शन है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। 81 टोटल एरिया, मुझे बीच वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 81 में से बाकी जो पोर्शन, जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है बाहर दो, उस ट्रायंगल का एरिया, इसका लेंथ कितना है ट्रायंगल का, 3 2 9 6 है, और यहाँ ये 0 2 6 है, तो 6 6 है, इधर भी ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, लेंथ 6 एंड हाइट, मतलब बेस एंड हाइट दोनों 6 है। तो एरिया ऑफ एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एक ट्रायंगल का हाफ इंटू 6 इंटू 6, और ऐसे दो ट्रायंगल घटाना है तो इंटू 2 कर देता हूँ, समझ पा रहे हो। तो मुझे ये बीच वाला सेलेक्ट रीजन चाहिए था, तो मैंने क्या किया, टोटल में से ये जो दोनों ट्रायंगल बचे हुए कॉर्नर पे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बीच वाला ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि दो ऐसे पोर्शन है सेम एरिया का। तो यहाँ से आएगा 81 माइनस ये 2 2 काट दो, 36 अपॉन 81 कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो इसको। 45/81। इसको चेक करना है 21 साल का आया हुआ है, एक बार पेपर से मैच करके, आंसर की ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। मतलब तुम अगर ये ढूंढ लो ये क्वेश्चन किस साल का है, तो मोस्टली हम पीछे से स्टार्ट किए 19 20 या 18 में से ही होगा, और उसमें फिर उसके ऑनलाइन आंसर की वेबसाइट पे जाकर देखो क्या है, तो यू कैन मैच द आंसर, ठीक है। अगर किसी ने किया है तो आंसर यही आया होगा या कुछ डिफरेंट है। सिंपल ये था समझने के लिए, ये फिगर नहीं बनाओगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई, एक्स स्मॉलर वाई से वाई स्मॉलर एक्स, इसके सामने मॉड लगा दिया है, तो एक्स माइनस वाई मॉड शुड बी लेस देन 3। मॉड एक्स माइनस वाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन x and y is less than 3, ये था। तो डिस्टेंस इज मॉड x माइनस वाई, दिस इज लेस देन 3। तो मॉड को ओपन करोगे तो मॉड x लेस देन 3, मतलब मॉड x लेस देन 3, तो x विल बी मोर देन -3 लेस देन 3, तो उससे ये आया। अब इसमें दो पार्ट था, लाइक इसको तुम लिख सकते हो x माइनस वाई लेस देन 3, और एक लिख सकते हो x माइनस वाई मोर देन -3। इसी को तुम ब्रेक करके जो पहले मैंने लिखा था y माइनस एक्स मोर देन, सॉरी लेस देन आया होगा, y माइनस एक्स लेस देन 3, वही बात है। तो सीधा सीधा इसी को हमने कर लिया दो पार्ट, ठीक है, x माइनस वाई 3 और x माइनस वाई -3, जैसे भी ग्राफ बनाओ, मतलब जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, फिर लाइन बना लो, फिर देख लो बीच का पोर्शन कौन सा है उन दोनों में, एंड दिस। तो हमने ग्राफ बना लिया, फिर एरिया चाहिए, प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस देन 3 है, तो इस पोर्शन का एरिया अपॉन टोटल एरिया। इसमें कोई डाउट है किसी को? और नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो यू सी इन द आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये इस तरह क्वेश्चन किए हमने, 0 1 के बीच का इंटरवल था वो, ओके। तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओके ठीक है, 0.56 करेक्ट आ रहा है, ओके। तो 18th क्वेश्चन, अच्छा 17 क्वेश्चन रिपीट हो गया ना शायद, दूसरा है, ओके ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 13, हाँ 13 थोड़ा अलग है, और उसी के जैसा 17 है बट अलग है, ओके 18 पे आओ। System comprises of n identical components, works, ओके एक सिस्टम है जिसमें n आइडेंटिकल कंपोनेंट है और वो वर्क करता है सिस्टम, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स विथ प्रोबेबिलिटी 0.8 independent of all other components, the minimum value of n for which the system works with probability at least 0.97 is। तो एक्चुअली इसका थ्योरी मैंने नहीं कराया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो अगर तुम चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। बाइनोमियल जो है एक्चुअली 12th क्लास में है, तो वो मैंने कराया नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में हम करेंगे, लेकिन जैसे ये बाइनोमियल 11th 12th की बुक में भी है, तुम देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे रैंडम वेरिएबल हमने स्टार्ट नहीं किया तो वी कैन डायरेक्टली, या बाद में देखें इसको, चलो अभी जानकारी के लिए देख लो बस। अगर ऐसे देखें तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि इसको ले फिर तुम्हें बाइनोमियल करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में करे या अभी करे, बताओ जल्दी कैसे करें।
ये जो लोग 11-12 की बुक देखें तो उनके लिए ठीक है, तो आई कैन डू दैट। एटीन्थ क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये है कि 12th क्लास वाला कॉन्सेप्ट ही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जो मैंने रिवाइज नहीं कराया क्योंकि वो रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा और वो हमने स्टार्ट नहीं किया इसलिए उसमें कराया नहीं है। तो सिस्टम कंपोनेंट वर्क्स, एट लीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। तो each of the component works with probability 0.8 independent of all other. So minimum number of n for which system works with probability at least this is. देखो बस इंफॉर्मेशन बस इतना ही बताऊंगा मैं कि तुम लोगों को ये पता होगा कि लाइक मैं सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें रफली बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, x जो होता है, सो यू हैव, जैसे मैं नोटेशन यूज करूंगा n स्मॉल n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा वो। एंड दूसरा जैसे x यूज होगा नंबर ऑफ सक्सेस, x एक्चुअली रैंडम वेरिएबल होता है, सो नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। नंबर ऑफ ट्रायल इज n, so in an experiment you are trying for n times independently, so how many successes you can get out of n trials? 0, 1, 2, up to n, n. ठीक है। तो n टाइम तुम ट्राई कर रहे हो, तो you may not get success any time, all time you can get failure, or you can get 1 time success, or 2 time, or 3 time, or at most you can get all the time success n. So बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की यही खासियत होती है कि x की वैल्यू ऑलवेज 0 to n लाई करेगी। सो x की जो वैल्यूज है 0 to n पॉसिबल है, तो किसी भी एक पॉइंट पे सपोज x इज इक्वल टू r है, r कोई भी नंबर इनमें से हो सकता है, या स्मॉल x लिखना चाहो तो यू कैन राइट स्मॉल x, so capital X is equal to small x can be any number out of this, then the probability is NCR p की पावर r, okay r लिखा है मैंने तो यहाँ r कर देता हूँ, ठीक, और q की पावर, q जो होता है 1 माइनस p है, q की पावर n माइनस r। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें क्या तुम्हारे लिए अननोन है, तो मैंने x बताया और n बताया, बाकी बच्चा तुम्हारा फॉर r इज इक्वल टू, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर लो n तक। अब इसमें p तुम्हारा क्या है, तो स्मॉल p का मतलब होता है probability of success in each trial, ठीक है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बिल्कुल 12th क्लास के एनसीईआरटी में है, तुम चाहो तो भी क्लास के बाद देख लेना खोल के, ठीक है। अगर एनसीईआरटी 12th क्लास की देखोगे तो 13.5 एक्सरसाइज है क्लास 12th में। सो probability of success in each trial and q होता है probability of failure in each trial। हम we have n trials total, but I'm talking about p is a probability of success in each trial, so probability of failure in each trial, this is small q, and obviously p plus q will be always 1, इसलिए हम q की जगह तुम बुक में 1 माइनस p भी देखोगे, ठीक है। सक्सेस प्लस फेलियर प्रोबेबिलिटी सम इज 1। सो ये इन्फॉर्मेशन है मेनली, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे लाइक हम ऐसे लिखते हैं किस पॉइंट पे कितना मास है, तो इस तरह से है, जैसे x है यहाँ px है, x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x की 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 है तो क्या होगी, n है तो क्या होगी, यू कैन फाइंड द वैल्यू, ओके। इस तरह से 0 को यहाँ पुट करोगे, तुम क्या करो r की जगह 0 रख दो, nc 0, p की पावर 0, q की पावर -0, इस तरह से, एंड लाइक दिस। सो इस तरह से हम पुट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड मैं वो क्वेश्चन करता हूँ। अब अगेन से जिनको बेसिक प्रोबेबिलिटी में दिक्कत हो रही है वो पहले 11th की एनसीईआरटी एक बार थ्योरी पढ़ लेना, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, फिर भी अच्छे से समझना तो एक्सरसाइज भी करके देख लेना। एक्सरसाइज अगर हो रहा है तुमसे तो मतलब ये है कि तुम बेसिक प्रोबेबिलिटी समझ गए, और वैसे तुम्हें आता होगा सबको यार, स्टिल भूल जाते हैं हम, तो एक बार रिवाइज कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। तो आता हूँ 18 क्वेश्चन पे। देखो एक सिस्टम में कितने कंपोनेंट है, n कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सिस्टम हैज द n कंपोनेंट्स आइडेंटिकल, तो मतलब वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया n एक्चुअली, ठीक है। और वो सिस्टम वर्क करेगी
इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। तो सिस्टम वर्क करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, मोर देन इक्वल टू वन, ठीक है। ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स विथ प्रोबेबिलिटी 0.8। क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, द स्मॉल पी की वैल्यू 0.8 एक्चुअली। तुम्हारे पास n कंपोनेंट्स है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, और ईच ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हर कंपोनेंट के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ईच कंपोनेंट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग इन 0.8। इंडिपेंडेंट है, ये रिक्वायरमेंट होता है इंडिपेंडेंट, एंड जरूरी है इंडिपेंडेंट होना बायो में लगाने के लिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, सो आई वांट स्मॉल n for which the system works with probability at least 0.97. So let's come there. 18th question. So x I will take number of components works. Okay, हमें क्या बोला है कि probability of, देखो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। So what is the last line? The minimum value of n for which, ये चीज तुम्हें गिवन है, सिस्टम वर्क्स विथ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.97, ये गिवन है। n की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सिस्टम वर्क्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट 0.97, तो n की वैल्यू स्मॉल n क्या आएगी। अब सिस्टम कब वर्क करती है, यहाँ सिस्टम वर्क करने का भी कंडीशन है, देखो सिस्टम वर्क्स, चलिए वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिस्टम वर्क्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, तो x मैंने लिया नंबर ऑफ कंपोनेंट वर्क, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी, अब सिस्टम कब वर्क करती है, जब एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, तो एटलीस्ट वन मतलब मोर देन इक्वल टू वन वर्क्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.97। ओके, अब तुम्हारे पास कितने कंपोनेंट है टोटल, n कंपोनेंट है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, नंबर ऑफ कंपोनेंट वर्क्स। सो कितने कंपोनेंट वर्क कर सकते हैं, बताओ, n कंपोनेंट तुम्हारे पास है एक सिस्टम में, सो हाउ मेनी कंपोनेंट कैन वर्क, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, फिर 0 राइट 0 to n, 0 1 2 1 है ना। सिंपल, अगर तुम्हें आइडिया लग रहा है कि बाइनोमियल है तो तुम ऐसे ही बता पाओगे, ओके 0 to n, सो नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ कंपोनेंट वर्क है, तो इज 0 to n। तो देखो अब x मोर देन इक्वल टू 1 में क्या आ जाता है, x मोर देन इक्वल टू 1 बोला है, मतलब 1 या 1 से ज्यादा, ये सारी वैल्यू आ गई, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, n पे, तो इतना लंबा करने से बेटर है क्या कर सकते हैं, 1 minus x 1 equals minus to 0. probability of x less than 1. हाँ राइट, लेस देन 1 इज 0। ओके, सो लेस देन, टोटल सम मुझे पता है 1 होता है, तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने से बेटर है 1 में से हम घटा दें 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब लेस देन 1 पे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, और लेस देन 1 में सिर्फ 0 ही है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू 0.97। अब यहाँ पे आओ 1 माइनस, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है ईच पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी थी NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। अब इस क्वेश्चन में p तुम्हें दे रखा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ ईच कंपोनेंट इज 0.8, तो q कितना हो जाएगा जी, 0.2. ठीक है। सो ईच कंपोनेंट विल वर्क, इज प्रोबेबिलिटी 0.8, सो विल नॉट वर्क, प्रोबेबिलिटी 0.2, सो इसको यहाँ फिट कर दो अब, तो NC0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, that is more than equal to 0.97। so from here 1 minus NC0 1 हो गया, p की पावर 0 1 हो गया, q की पावर n, तो q तुम्हारा है 0.2 और इसकी पावर n, that more than equal to 0.97, और यही n तुम्हें चाहिए। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऐसा करो, ये जो नेगेटिव वाला उसको राइट में भेज दो, तो 1 माइनस 0.97, 0.97 को लेफ्ट में बुला लो, मोर देन इक्वल टू, यहाँ बचेगा 0.2 की पावर n। ओके, 1 माइनस 0.97 कितना आता है जी, 0.03, मोर देन इक्वल टू 0.2 की पावर n। थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो राइट वाले को लेफ्ट में लिख लेते हैं, 0.2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 0.03। चलो जी, अब डिसाइड करो, तो n तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, तो मिनिमम तो 1 ट्रायल तो होगा ही, चलो n को 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, इसको पुट करके देखो,
यस और नो? नो सर। इसका मतलब नो आएगा सर। 0.2 छोटा है 0.03 से, जो कि गलत बोल रहा है। No. हाँ, n की 2 सेटिस्फाई करेगा क्या? जीरो पॉइंट जीरो नो फोर सर। लेस देन इक्वल टू 0.03। नो। n को 3 रखो, सेटिस्फाई करेगा क्या? जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट लेस देन इक्वल टू Yes. 0.03। यस, क्योंकि ये 0.30 है, वो 0.8 है, ठीक है ना, तो इसीलिए दिस इज ट्रू। सो मिनिमम वैल्यू दे आस्क यू फॉर द n, दैट इज 3। सो द मिनिमम वैल्यू इज 3। एंड आई वुड लाइक टू से ये क्वेश्चन 12th क्लास में भी है, एग्जाम्पल है। तुम जाके 13.5 एक्सरसाइज ओपन करना एनसीईआरटी में, और ये एग्जाम्पल है। मे बी उसमें नहीं होगा तो मिसलेनियस में होगा, एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस, उसमें एग्जाम्पल है, सेम क्वेश्चन। सर लॉग नहीं ले सकते हैं सर? कहाँ लॉग लेना चाहते हो आप? तो वही जहाँ पे उसको एक्सप्रेशन जो था सर, वहाँ पे लॉग दोनों तरफ लॉग ले कर सकते हैं ना सर ऐसे? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर फिर आपका इनइक्वालिटी जो बचेगा ना, तो वहाँ पे सर n इक्वल टू 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा भाई, लॉग ले लेते हैं चलो। मैथ्स में खासियत क्या है ना, तरीका तुम रास्ता कोई भी चुनो, मंजिल एक ही होगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना रास्ता सही होना चाहिए। तो मेथड कुछ भी तुम लगाओ, अगर वो मेथड करेक्ट है तो आंसर करेक्ट ही होगा, मतलब रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलते मैथ्स में। तो लॉग ले लेते हैं चलो। लॉग बेस क्या लेना चाहोगे? बेस ई ही रखेंगे। चलो तो ln ले लेते हैं, n ln e, और यहाँ होगा ln 0.03। अब प्रॉब्लम यहाँ ये होगा, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, ई क्यों लिखा मैंने? 0.2। अब इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? सर हो जाएगी सर। क्यों? सर ln 0.2 का वैल्यू सर ln 0.03 से बड़ा है। मतलब ln 0.2 का वैल्यू आपका माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ln 0.03 का माइनस 5 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग है। तो माइनस 1 पॉइंट तो बड़ा होगा ना सर 0.3 माइनस 3 से, तो इसीलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? log x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर जीरो से 1 के लिए तो एक मिनट, डिक्रीजिंग है सर 1 तक, 0 से 1 1 पे तक। बड़ा के लिए इंक्रीजिंग होता है सर। ये कैलकुलस का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, डिसाइड करो। क्वेश्चन इज, अभी तूने वन वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इन। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉग एक्स? एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है लॉग एक्स में? 0 ग्रेटर देन 0। एक्स मोर देन 0 होता है हमेशा, ओके। तो ये ऑब्वियस एक्स पॉजिटिव होगा, अदरवाइज एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। तो एफ एक्स इज लॉग एक्स, दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्वेश्चन ये है, क्योंकि इस पे उस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है। तो बेस पे बेस पे डिपेंड करेगा सर, बेस पे डिपेंड करेगा। हाँ, यहाँ लॉग मैंने बेस ई लिया है, तो ई मोर देन 1 है, तो नो प्रॉब्लम। इंक्रीजिंग होगा सर। तो यहाँ तुम एफ डैश एक्स निकालोगे, एंड दैट इज 1/x, एंड 1/x इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स मोर देन 0। तो इस डोमेन के लिए पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का तुमने दूसरा डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी लेस देन fx2 होगा फॉर ऑल x1 x2। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन है। ओके, तो ये मैं यहाँ यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ क्या प्रूव किया है कि log इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दैट्स वाई इनइक्वालिटी यहाँ चेंज नहीं करेगी, क्योंकि हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, लॉग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये x1 है लेफ्ट साइड और ये x2 है। x1 लेस देन x2 मुझे पहले से पता है, वी आर ऑपरेटिंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग लगाए तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इनइक्वालिटी विल चेंज। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, तो मुझे n चाहिए, n लेस देन इक्वल टू ln 0.03 अपॉन ln 0.2। फिर यहाँ तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ln 0.2 को राइट में भेज रहा हूँ। अब ये डिसाइड करना होगा ln 0.2 अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग
negative number both side, inequality will change. If you are multiplying or dividing positive number both side, inequality will not change. तो यहाँ जो log ln 0.2 क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव आ रहा है सर। क्योंकि log 1 0 होता है ना, तो ये 1 से छोटा नंबर है तो नेगेटिव होगा, तो इनइक्वालिटी विल चेंज। फाइन, चलो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट, देखो जैम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो तुम्हें हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। ln 0.03 अपॉन 2.178 आ रहा है सर इसका वैल्यू। 2.178 लो कैलकुलेटर में रख के देख लेना, और गलती से लॉग मत दबा देना। कैलकुलेटर में 2 टैब होता है, एक में लॉग लिखा होता है और एक में ln लिखा होता है। तो मैथ्स में कहीं लॉग भी लिखा है ना, तो उसका मतलब ln ही होता है। अगर कुछ दिया नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वो ln ही है। अगर एग्जाम में log 2 आंसर आया है तो जैम वाले थोड़े समझदार है, वो ई लिख के देते हैं नीचे, तो ई लिख के देते हैं मतलब वो नेचुरल लॉग है। समझ आ रहा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कैलकुलेटर में लॉग लिखा होता है उसका मतलब होता है लॉग विथ बेस 10 से, और ln लिखा होता है कैलकुलेटर में, उसका मतलब होता है लॉग विथ बेस ई से। तो हमारा मैथ में हमेशा यही यूज होता है, लॉग विथ बेस 10 रेयरली यूज होगा, ना के बराबर। तो अगर लॉग भी है तो ln ही कैलकुलेटर में मतलब टैब यूज करना, लॉग यूज करोगे कुछ और आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो ln यूज करना, तो उस केस में 2.178 आएगा। तो n नेचुरल नंबर है, तो कौन सा नेचुरल नंबर जो 2.17 से बड़ी होती है? ऑब्वियसली 3, तो आंसर इज 3। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n मस्ट बी 3। ओके, तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, जब चीजें आसानी से हो रही है तो डायरेक्टली पुट करके देख लो, है ना? मतलब कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है इट इज अप टू द पर्सन, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान से करना है ना, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का थोड़ा चक्कर पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, बाइनोमियल यूज किया हमने कि सिस्टम वर्क्स इफ द एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, उसकी प्रोबेबिलिटी थी एटलीस्ट 0.97। अब यहाँ से बाइनोमियल यूज किया हमने, पहले 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लेस देन 1 होता जो कि 0 आया, एंड 0 पे प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ है उसको यूज किया हमने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये सब वर्ड अगर नहीं सुना है तो अभी सुनोगे। तो दिस एंड देन वैल्यूज पुट किया हमने, and then we got the value of minimum value of n for this inequality satisfies 3 आया। इससे कुछ पूछना अभी इसमें? अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन कम टू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, हमने 18 किया अभी, राइट? 18 के बाद 19 है, 20 है, 22, 23। ओके ठीक है, तो 19 कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा डाउट क्लियर होगा ना, कभी क्लियर तो करना ही है, अपना जैम वाले तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करोगे डाउट। सो an institute purchases laptops from vendor V1 or vendor V2 with equal probability, okay, half हो जाएगा। The lifetime of laptops from vendor V1 have uniform 0 distribution, and the lifetime of laptops from vendor V2 have exponential half distribution। अब ये सब नाम नए लोगों के लिए थोड़ा सा वो होगा क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया, but as a statistic people you already know this. So if a random selected laptop in the institute has a lifetime more than 2 years, ये given है तुम्हें, then probability that it was supplied by vendor V2। तो ये क्वेश्चन पढ़ के कौन सी फीलिंग आ रही है, कौन से मेथड की? Conditional probability. यस, Sir, बेस थ्योरम से, बेस तो थ्योरम बेस से। थ्योरम है ना, कंडीशनल का एक्सटेंशन जो है बेस थ्योरम है, तो ये बेस थ्योरम पे है। और आई मस्ट से दिस इज द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैसे ही है, वहाँ नॉर्मल था और ये था, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन। तो अब तुम फर्स्ट क्वेश्चन करना पहले, उसके बाद फिर से तुम ये क्वेश्चन करना, हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आया होगा अच्छे से तो ये तुम्हारा हो जाएगा, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछना, को शर्माना मत, ठीक है? शर्माओगे तो फिर एग्जाम में नहीं होगा।
तो अभी मैं ये छोड़ूंगा 19 क्योंकि 19 इज एक्चुअली सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से फर्स्ट वाला सॉल्व करना समझ के, वैसे ही ये भी है। बाकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यू कैन राइट दिस। यूनिफॉर्म 0 4 है, इसका 1/4 PDF होगा, 1x बिटवीन 0 and 4। देख लेना बुक से, और नहीं तो अगले क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंशियल 1/2 है तो 2e⁻² होगा इसका PDF। x इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये नहीं होता है, पॉजिटिव होता है एक्सपोनेंशियल में। यही होता है सर, थीटा e to the power minus theta x। इसका वो क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है? सर वो 1/2 e to the power -1/2 x होगा सर, क्योंकि पैरामीटर आपका 1/2 दिया हुआ है। अगर पैरामीटर थीटा होता तब होता है यहाँ पे थीटा इंटू e to the power minus theta x। पैरामीटर हाफ है। ये बुक टू बुक नोटेशन वैरी करता है, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, इसका PDF तुम लोग क्या लिखते हो? हाँ, क्या लिखते हो? lambda e to the power minus lambda x। ओके, तो लैम्डा ये लिखते हो तुम लोग। तो इसका मीन कितना आता है फिर? यस, इसका मीन तो 1 1 बाई by लैम्डा आ lambda। जाएगा। ओके, तो ये मुझे लगता है बुक टू बुक वैरी करेगा। ओके, जब तुम्हें जैम में ऐसा कंफ्यूजन होना तो फर्स्ट पेज पे जाकर देखना। जैसे ये जिस साल का भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो फर्स्ट पेज पे जो जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है वहाँ उसने इसको एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि उसको भी पता है यहाँ बच्चों का कंफ्यूजन है। तो जैम जिस भी साल का है, लाइक उस साल का पेपर खोलोगे तो उसके फर्स्ट पेज पे तुम्हें इसका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, व्हाट दे मीन बाई एक्सपोनेंशियल लैम्डा। उसका PDF इनफैक्ट लिखा होगा, देखना। तो अगर ऐसे लिखो एक्सपोनेंशियल हाफ है, फिर तो उसके अकॉर्डिंग हाफ की जगह माइनस हाफ x हो जाएगा, तो इसके मीन इसका फिर 2 आ जाएगा। और कभी कभी लोग एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखते हैं जहाँ मीन लैम्डा होता है। तो ये थोड़ा सा बुक टू बुक नोटेशन का फर्क है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं। कोई नहीं, इसको तुम ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। अब इसको तुम दोनों मेथड से करके एक बार देख लेना। एक बार चाहो तो ये PDF लेके देख लेना, और एक बार ये लेके देख लेना, और इसको जैम के पेपर से मैच करना कि आंसर मैच कर रहा है क्या। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये 19 पे है तो ये मोस्टली 15 के बाद वाला ही होगा, मतलब 16 17 18 में से ही कोई एक पेपर का होगा। तो पेपर ऑनलाइन सारा अवेलेबल है, जैम की वेबसाइट पर जाकर देखो, देन यू मैच विद आंसर। वहाँ आंसर की भी अवेलेबल है वेबसाइट पर, हाथ पर मारो, ठीक है। और ना हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। मेथड इज सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको छोड़ूंगा, उसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास दोबारा पूछना। तो 19 के बाद है 20, फिर 22, ठीक है। तो 20 पे आते हैं। 2000 cashew nuts are mixed throughout thoroughly in flour. The entire mixture is divided into 1000 equal parts, ठीक है। तो 2000 cashew nuts are mixed thoroughly in flour. Entire mixture is divided into 1000 equal parts, ठीक है। पूरे मिक्सचर को हमने 1000 equal parts में डिवाइड कर दिया। And each part is used to make one biscuit. Okay, so entire mixture divided into 1000 equal parts, and each part is used to make one biscuit. So assume that no cashew are broken in the process. A biscuit is picked at random, ठीक है। So the probability that it contains no cashew nuts is so how will you do? टोटल 2000 नट्स है ना, उसको तुमने मिक्स कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया 1000 पार्ट में। तो क्या चांस होगा? पूछा तुमसे, each part is used to make one biscuit, okay? सर n को 2000 ले लेंगे और p को 1/1000। So
टोटल तुम्हारे पास कितने हैं, 2000 नट्स हैं, ओके ठीक है, 2000 नट्स हैं एंड 1000 इक्वल पार्ट्स में तुमने डिवाइड किया, ईच पार्ट इज यूज्ड टू मेक वन बिस्किट, ठीक है। assume that the no cashews are broken up, ठीक है, biscuit is picked at random, the probability that it contains no cashew nuts, so like x अगर लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ, ठीक है, नट्स जो भी कैस्यू नट्स हैं, तो लाइक नट्स, सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 अप टू, क्योंकि उसको तुमने थ्रोली मिक्स कर दिया है, x कैन ओके 2000 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और हमने द इंटायरली मिक्स्ड इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स, और उसको हमने 1000 पार्ट्स में ब्रेक किया था, ठीक है, एंड ईच पार्ट इज यूज्ड टू मेक वन बिस्किट। तो यू वांट टू से स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स नो कैश्यू नट्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स नो कैश्यू नट्स, यही ना, ओके क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी p दैट, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नट्स इन वन बिस्किट, क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नट्स इन वन बिस्किट, ओके entire mixture is divided into 1000 equal parts, ठीक है ना, so each part is used to make one biscuit, so 1 by 1000 1 by 1000, so 1 out of 1000 it contains, so biscuit contains, है ना, probability that the biscuit contains no cashew, like one biscuit is selected ना, so one biscuit contains क्या probability 1 upon 1000, because you have total 1000 biscuits, right, स्मॉल p का मतलब क्या होता है बाइनोमियल में, यहाँ ही बाइनोमियल यूज होगा, so what is the meaning of small p, probability of success in each trial, okay and probability of nuts, so ठीक है, तो इससे आंसर निकाल दो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 से क्या होगा, यूजिंग बाइनोमियल n c 0, n तुम्हारा 2000 है, p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, तो यहाँ से होगा 1 1 q इज योर क्या होगा 999, क्योंकि p तुम्हारा 1 बाई 1000 है, तो q क्या होगा 999 बाई 1000, और इसकी पावर n का मतलब हुआ 2000, तो ये बहुत लार्जर नंबर नहीं है, दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं, क्या ये कैलकुलेटर कर पाएगा इसको, देखो करके, तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, सो नहीं तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसी को हम नंबर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 1000, ठीक है, और इसकी पावर है 2000, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 2000 इंटू 1 बाई 1000 कितना होगा, ये तो ऐसे नहीं उल्टा आ जाएगा, 0.135 तो कैलकुलेटर वैल्यू 0 दे रहा है सर, हाँ तो वो कैलकुलेटर की लिमिटेशन वहीं तक होगी, हाँ दूसरा कोई बता रही तो क्या है 135 0.135, ओके तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, बी 0.1, सर ऐसे तो पॉइजन से भी ये हो हाँ सकता है हाँ ना सर, उससे भी राइट 0.13 के लगभग आ रहा है मेरा देख रहे हैं तो, अप्रोक्सीमेट करके ना, क्योंकि एन बहुत लार्ज है और सक्सेस बहुत छोटा मिल रहा है, तो पॉइजन तो यूज कर ही सकते हैं, और यहाँ से मीन तो निकाल ही सकते हैं बाइनोमियल का हेल्प कर लेके, एनपी करके राइट लैम्डा राइट बन राइट, जाएगा वो। उससे भी कर सकते हो, या तुम नॉर्मल में भी कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो सर उस पर 0 आ जाएगा, तो पॉइजन सही कर लो, हाँ तो अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन, सो इसमें क्या होगा लैम्डा की वैल्यू एनपी हो जाएगी, तो एनपी यहाँ कितना आएगा 2,
ओके, तो अगर तुम बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट करोगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी पॉइजन का क्या होता है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, बट x तुम्हें रखना है 0, तो x को 0 रखोगे तो ये 1 और ये 1, तो e रेज़ टू पावर माइनस 2 आएगा। तो 1/e² कितना आता है अप्रोक्सीमेट, देखो x को 0 रखा हमने, ठीक है, और लैम्डा की जगह 2 रखा है। 0.13। ओके, सेम ही आ रहा है ना। तो ये तो अच्छा इस तरीके से हुआ, मतलब ये थोड़ा मुश्किल होगा। देखो जब n की वैल्यू लार्ज है, p की वैल्यू स्मॉल है, सो यू कैन अप्रोक्सीमेट इज यूजिंग पॉइजन। तो ये सिलेबस में भी है एक्चुअली, वो सब वहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन मुझे लगता है यही था, मैंने क्वेश्चन रख दिया है। सो ये बाद में भी आएगा, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इट अगेन। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल है ना इनटू पॉइजन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, अभी मुझे लगता है बेसिक प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली बेस्ड है नहीं, क्योंकि ये सब नए नए टर्म्स आ रहे हैं, तो वो उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, मतलब या मैथ वाले जो बच्चे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी सिलेबस जब खत्म होगा तब फिर एक बार प्रीवियस ईयर करेंगे, तो उसमें तुम्हें समझ आएगा सब कुछ कि ओके, तो उस समय कुछ भी नहीं होगा ऐसा जो नया होगा, अभी नया होगा, लेकिन जब एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा तब तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं होगा। तो अभी के लिए ठीक है, मैनेज करो जिनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर है 0.135 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा अभी के लिए, ठीक है। सो दिस, तो यहाँ सिंपल ये था कि n और p तुम्हें डिसाइड करना है, देन मीन एक्चुअली np होता है बाइनोमियल में, तो लैम्डा इज मीन ऑफ पॉइजन एक्चुअली, तो ये लिया हमने, फिर पॉइजन से उसका जो pmf है उसको यूज करके यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। स्मॉल x होती है, x को 0 रख दो एंड लैम्डा की जगह यहाँ 2 आएगी तुम्हारी, इस तरह से। तो बार बार प्रैक्टिस करना, एक बार में समझ नहीं आता है, सो यू रीड क्वेश्चन अगेन अगेन एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। सो यू हैव 1 ईयर, है ना, इसीलिए 1 साल दिया आता है कि यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ जहाँ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस इज फाइन। उसके बाद क्या था, ट्वेंटी टू 23, क्या है, there are 2 boxes each containing 2 components, each component is defective with probability 1/4। ओके, सो 2 बॉक्स हैं, ईच बॉक्स में 2 कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट इज डिफेक्टिव, ठीक है, टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट हुए मतलब, सो ईच कंपोनेंट इज डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 independent of all other components, the probability that exactly one box contains exactly one defective component equals, क्या प्रोबेबिलिटी है कि exactly one box contains exactly one defective component, सोचो। so there are different way of thinking, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या, exactly one defective components, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one defective component। एक्चुअली मैं इसको बाइनोमियल तरीके से सोच रहा हूँ, सोचो जैसे कह रहा है एग्जैक्टली 1 बॉक्स, सो लाइक x इज नंबर ऑफ बॉक्स, नहीं लिखूं, ठीक है चलो, नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, जरा समझना इसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग एक्चुअली 1 डिफेक्टिव। सो तुम्हारे पास कितने बॉक्स है टोटल, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, बोलो भाई। Sir, 2 boxes. 2 बॉक्स हैं, और नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कितने बॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें, मतलब ऑल पॉसिबिलिटी क्या है, कंटेनिंग। सो ये जो कंटेनिंग के बाद जो ये जो लाइन ने लिखा है ये सक्सेस है, लाइक नंबर ऑफ सक्सेस ऐसे समझ लो। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2
Yes, but 0 also, because number of box containing exactly one defective. So maybe no box contain exactly one defective. Exactly one defective मतलब हो सकता है 0 है मतलब more than one defective हो. Okay, so 0 1 2. In binomial you have x is 0 to n. N is your 2. So 0 1 2. Acha, question what they asked you? They asked you what is the probability that exactly one box contains exactly one defective component. So exactly one box. So x is number of box. So they are asking find the probability of x is equal to 1. Do you know the binomial distribution? nc1 p की पावर 1 q की पावर n minus 1. अच्छा n2 है तो 2c1 p की पावर 1 q की पावर 1. ये तो आंसर आया, बट यहाँ प्रॉब्लम अभी है कि व्हाट इज स्मॉल p व्हाट इज स्मॉल q. तो इन केस ऑफ बाइनोमियल स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. ईच ट्रायल मतलब एक बॉक्स में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है. यहाँ 2 बॉक्स हमारे पास है, वी हैव 2 बॉक्स मींस 2 ट्रायल्स. सो स्मॉल p, द मीनिंग ऑफ स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? सक्सेस ये वाली वर्ड है, ये देखो x इज ऑलवेज नंबर ऑफ सक्सेस. ओके, सो नंबर ऑफ जो भी आगे वर्ड लिखा है दैट इज सक्सेस इन बाइनोमियल. सो x इज नंबर ऑफ सक्सेस. सक्सेस मींस बॉक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव. तो अब तुम्हें स्मॉल p निकालने का मतलब है कि नंबर ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. सो एक बॉक्स में, यहाँ ट्रायल का मतलब बॉक्स हुआ, सो ईच बॉक्स में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. मतलब एक बॉक्स की बात करो तो एक 1/2. Okay, so there are 2 boxes, each containing 2 components, and each component is defective with probability 1/4. देखो यहाँ कुछ दिया हुआ है, एक component defective होगा, इसका चांस है 1/4. तो हमें चाहिए probability that one box contain exactly one defective. मतलब देखो डिफेक्टिव हो सकता है 0 हो, 1 हो, दोनों हो. हमें ये सोचना है कि एक डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. पता है बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल यूज करा, फिर से बाइनोमियल, ये स्मॉल p निकालने के तुम्हें फिर से बाइनोमियल यूज करना है. फिर से बोलता हूँ, देखो हमें क्या चाहिए, स्मॉल p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, सक्सेस का मतलब यहाँ x में लिखा हुआ है कि बॉक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव. तो वन बॉक्स ईच ट्रायल ना, एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ. वन बॉक्स कंटेन्स या a box contains exactly one defective. Exactly one defective. Okay, you can write it. अपने नोटबुक में लिख सकते हो क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं होगा तो, बट हाँ रिकॉर्डिंग में होगा, बट वो पीडीएफ में नहीं आया क्योंकि मैं उसमें नहीं लिख रहा हूँ. तो बताओ, देखो अब एक बॉक्स में 2 कंपोनेंट है, तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है दोनों डिफेक्टिव हो. क्वेश्चन ये है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ एक ही डिफेक्टिव है उसमें, मतलब दूसरा वाला क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा. देखो एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक डिफेक्टिव और दूसरा वाला नॉन डिफेक्टिव, या हो सकता है पहला वाला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव. तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी. 1/4 only. No, 1/4 is that one is defective and you are talking about you have 2 defectives. Okay, so others should be not 16. हाँ, so other 3/4. 3/4. और एक्चुअली देखो यहाँ ऑर्डर थोड़ा मैटर कर रहा है. मैं पहला बोला हूँ कि डिफेक्टिव है, दूसरा नॉन डिफेक्टिव है, 2 कंपोनेंट है. ठीक है, सो अदर में भी नॉन डिफेक्टिव, फर्स्ट में भी नॉन डिफेक्टिव एंड सेकेंड में भी डिफेक्टिव. 2 ऑब्जेक्ट है ना, या इसको मैं बाइनोमियल से अगर करता ऐसे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि वन इज डिफेक्टिव अदर इज नॉन डिफेक्टिव, और वन इज नॉन डिफेक्टिव अदर इज डिफेक्टिव. इन द बोथ द केसेस यू आर गेटिंग ओनली वन डिफेक्टिव, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव. सर यहाँ पे एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बोला सर, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया इस केस में. मतलब एक डिफेक्टिव है. हाँ, यू हैव 2 आइटम, सपोज यू आर ड्रॉइंग कंपोनेंट फ्रॉम द बॉक्स. ओके, 1 by 1. सो फर्स्ट आइटम यू आर ड्रॉइंग, it is defective with probability 1/4. Then second has to be non-defective and it is with replacement obviously.
so probability of being non-defective is 3/4, or first item may be non-defective. So probability will be, because given it is given, okay, defective probability is 1/4, so obviously non-defective is 3/4. The probability of non-defective is 3/4 and the probability of defective is 1/4. Or if you don't want to do this, you can think other way. Okay, so we have two component in a box, so n is 2, and we want to have x is number of defective component. Now we can define other variable like y. So y is exactly one defective. So this p and q can be calculated using other binomials. The small p I'm calculating, that will be nc1, probability of defective is 1/4 power 1, and probability of non-defective 3/4 power 1. And finally you will get it after solving it. 2c1 is 2, so you will get 3 to the 6/16, same as the numerator. So 6/16 is the probability that one box contains exactly one defective. Now the question was different. This was just a small p. Now we are finding what is the probability that exactly one box contains exactly one defective. So this was the 2c1, p ki power 1, q ki power 1. So finally the answer for this question will be 2c1 is 2, p we get 6/16, and q in this case will be 6/16. So 1 minus 6/16, 10/16, right? So you multiply this, you will get 10 6 is 60 to 120 upon you will get what, 120 upon 256, 16 into 16. So this you can simplify this, इसको cancel करो और देखो क्या आता है. और again you can match with the JAM answer question paper. और if not clear, 5/8 आ रहा है. 5/8 5/8 आ रहा है. तो चेक करो ये आया. दूसरा तरीका भी है, एक तो नहीं सर 15/32 सर 15/32 आ रहा है सर. ओके देखो एक बारी, कैंसिल करो इसको. Yes, sir. 15/32. तो यहाँ से अगर मैं काटता 2 से 8 कटता, फिर 2 से ये कटता, Yes, sir, yes, sir. ठीक है. ओके कोई बात नहीं. तो ये 15/32 ठीक है. इसको जैम के आंसर से मैच करना है क्योंकि ये जैम के पेपर का ही है. तो ये तो एक मेथड था. दूसरा मेथड भी हम सोच सकते हैं. तो ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लगाया. यू कैन डायरेक्टली थिंक ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज. ओके, हम वो पॉसिबिलिटीज काउंट कर सकते हैं अब. तो वो भी एक तरीका है, ठीक है ना, कि हमारे पास 4 कंपोनेंट है. जैसे वो कॉइन 1 कॉइन 2 वाला केस था ना, वैसे ही यहाँ भी सोच सकते हो तुम. ओके, वी हैव 2 बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स, ठीक है. तो मैं इसको, ये तो बाइनोमियल यूज किया डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हटा देता हूँ. अगर बाइनोमियल यूज ना करूँ तो कैसे कर सकते हैं, तो उससे करके देखते हैं. जैसे हमने कॉइन वाले क्वेश्चन किए थे जो आज स्टार्टिंग में शुभेंदु पूछा था. सो वो 4 कॉइन है, C1 C2 2 कॉइन है. तो फर्स्ट कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सेकंड कॉइन टॉस ट्वाइस. सेम थिंग यहाँ पे है. वहाँ जो कॉइन है वो यहाँ बॉक्स है, वहाँ जो हेड टेल है यहाँ वो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव है. सेम क्वेश्चन है दिस. तो उसको करके देखते हैं उस तरीके से, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वे. आंसर याद रखना, देखते हैं सेम आता है क्या. 15/32. ओके, सो लेट मी डू द सेम क्वेश्चन इन अदर वे, इन अदर टैब. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 22. ओके, सो देयर आर 2 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 2 कंपोनेंट. ओके, तो 2 बॉक्स है और दो कंपोनेंट कंटेन कर रहा है. ईच कंपोनेंट डिफेक्टिव विद प्रोबेबिलिटी 1/4. जैसे कॉइन पे क्या होता है कि एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ऐसा अनवाइज में होता है. तो वैसे ही 1/4 हो गया. तो उस तरीके से करके देखते हैं बिना डिस्ट्रीब्यूशन के. समझो जरा. तो हमारे पास 2 बॉक्स है. वी हैव 2 बॉक्स, बॉक्स 1 बॉक्स 2. दिस कंटेन्स 2 कंपोनेंट, ठीक है. चलो इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, कुछ भी बना लो. चलो 2 कंपोनेंट है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, इस तरह से. या इसको मैं हेड टेल टाइप के लिखता हूँ. तो सैंपल स्पेस क्या होगा देखो. कैसे लिख कर दिखाऊं मैं. इफ आई वांट टू राइट टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 16 ना. 16 आई वांट टू से वी हैव 2 बॉक्सेस एंड ठीक है ना, 2 कंपोनेंट है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव है ना. सो ईच बॉक्स कंटेन्स 2 आइटम.
सो कंपोनेंट 1 चलो C1, कंपोनेंट 2 C2, तो C11 C21 लिखता हूँ। यहाँ क्या होगा C21 नहीं, इसको लिखता हूँ मैं C 1112 लिखना चाहिए। ओके 1112 और यहाँ मान लो C में लिखता हूँ 21 C22। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले बॉक्स में ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, तो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट C11 C12 C21 C22 इस तरह से। या तुम ऐसे बात कर सकते हो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, है ना, उस तरह से हम सोच सकते हैं। अब इसको मैं सैंपल इसमें कैसे लिखूँ, तो मुझे क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी दैट exactly one box contains exactly one defective component। अब तुम इसका सारे कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है, तो चार कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 इस तरह सोचना। तो पहला दो जो लिखूंगा कंपोनेंट वो हमारा फर्स्ट बॉक्स के लिए होगा और नेक्स्ट 2 कंपोनेंट सेकंड बॉक्स के लिए होगा। जैसे कि पहला 2 हमने आउटकम लिए थे फर्स्ट कॉइन के लिए और नेक्स्ट 2 आउटकम लिए थे सेकंड कॉइन के लिए, तो वैसे ही सोचना, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं पहला जो दो आउटकम लिखूंगा वो मैं किसके लिए लिखूंगा, फर्स्ट कॉइन के लिए, मतलब 4 है, इस तरह हम 4 लिखेंगे। तो ये हमारा बॉक्स 1 के लिए होगा पहला 2 और नेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए होगा, जैसे कॉइन 1 कॉइन 2 के लिए था। जो सोचना है, मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा टोटल मैं अगर लिखता सैंपल स्पेस जो मैं दिखाना चाह रहा था वो क्या होता, चलो वो थोड़ा मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। जो मैं सोच रहा था ओमेगा हो सकता है डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, मतलब पहले बॉक्स के दोनों आइटम डिफेक्टिव, सेकेंड बॉक्स के दोनों आइटम डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव, मतलब पहले बॉक्स में 2 डिफेक्टिव, दूसरे बॉक्स में 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, और ऐसे ही कितने कॉम्बिनेशन बनेगा। ये बिल्कुल वही बात हो रहा है जो एच 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 टी वही चल रहा है ना, बस नोटेशन बदला है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ईच आइटम कैन बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। फिर ऐसे ही चलता रहेगा डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव। इसको थोड़ा चेंज करो, मतलब टोटल 16 आउटकम्स। इफ यू वांट आई कैन राइट ऑल द 16, बिना राइटिंग के भी तुम यहाँ पे सोच सकते हो कि ऐसे कैसे कितना हो सकता है। तो लिख देता हूँ देखो, तो 16 का 16 आउटकम मैं लिख ही देता हूँ। ये वैसे सोचना एच 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 वाला तरीके से सोच लेना चाहे तो ये हो गया। और एक और आएगा डी डी से 4 आउटकम आएंगे ना, डी 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 डी, फिर यहाँ होगा डी डी एन एन, ठीक है, इस तरह डी डी वाला हो गया। अब आते हैं डी और एन वाला लेते हैं, डी एन, मान लो डी डी, डी मतलब डिफेक्टिव, एन मतलब नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। सो डी एन फिर डी एन एन डी, फिर होगा डी एन एन एन, ठीक है। 8 हो गए, अभी 8 और आएंगे ऐसे। तो अभी मैंने स्टार्टिंग के 2 लिए थे डी डी वाला, फिर मैंने लिया डी एन वाला। अब उसको चेंज करते हैं, तो एन डी 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 एन डी डी एन एन डी एन डी और एन डी एन एन, ठीक है। अब बचा गया फर्स्ट 2, हमने पहले डी डी कंसिडर किया, फिर डी एन वाला, फिर एन डी वाला, अब एन एन वाला होगा एन एन डी डी एन एन डी एन और एन एन डी एन ले लिया तो एन डी लेना पड़ेगा, और एन एन फिर बाद में एन एन। तो आई वुड अगेन लाइक टू से ये बिल्कुल वैसे ही था, एच 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 से लेके टी 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 तक वैसे ही था। 16 आउटकम हो गए। अब तुम इन आउटकम में से वैसे कंटेन करो, देखो एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव कंपोनेंट। अब इसमें सैंपल में काउंट करो, ऐसे कितने तुम्हारे पास आउटकम है इन 16 में से जिसमें एग्जैक्टली एक बॉक्स कंटेन करता है एक ही डिफेक्टिव को। तो एक बॉक्स का मतलब है पहला बॉक्स में पहले 2 आउटकम पहले बॉक्स का लिखा है हमने, और अगला 2 आउटकम दूसरे बॉक्स का लिखा है हमने। तो बताओ ऐसे कितने आउटकम इसमें एग्जैक्टली एक ही बॉक्स कंटेन कर रहा हो एक ही डिफेक्टिव को, बताओ कौन कौन सा आउटकम आएगा। Sir, 4.
कौन कौन से बताओ? DNNN नो, DNNN नहीं होगा, एक मिनट। DNNN इसलिए नहीं होगा, आप तो बात कर रहे हो यहाँ से DNNN। ओके, यू आर टॉकिंग ऑफ दिस। देखो, इसका मतलब हुआ कि ये जो पहला दो आउटकम है तुम्हारे फर्स्ट बॉक्स का है, इसमें एक डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव, फाइन। जो लास्ट टू आउटकम है वो दूसरे बॉक्स वाला है, और दोनों नॉन डिफेक्टिव ले लिया तुमने। तो एक मिनट, मुझे भी सोचना पड़ेगा। यू आर राइट, हाँ करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली वन बॉक्स, एक ही बॉक्स कंटेन करना चाहिए, एक डिफेक्टिव। हाँ सर। थोड़ा सा घुमा हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ फाइन फाइन फाइन, यू आर राइट। हाँ आगे बढ़ो। NDNN समझ आया सबको? क्योंकि मैंने जब एक्सप्लेन किया तो मुझे समझ आया कि पहले दो जो है आउटकम जो है वो पहले बॉक्स का है, तो एक बॉक्स कंटेन करेगा एग्जैक्टली वन डिफेक्ट, एक ही बॉक्स कंटेन कर रहा है। पहला बॉक्स एक डिफेक्ट एक नॉन डिफेक्ट कर रहा है, दूसरा दोनों नॉन डिफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलो DNNN अब कौन सा है? प्लस NDNN NDNN, फाइन। NNDN हाँ NNDN, फिर NNND। यस। ओके, जरा समझने की कोशिश करो अब इस चीज को। सो एक ही बॉक्स कंटेन करना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। ठीक है, एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। तो तुम देख सकते हो कि हर आउटकम में सिर्फ एक ही डिफेक्टिव होगा, क्योंकि बोला है एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव कंपोनेंट, और सिर्फ एक ही बॉक्स में ऐसा होगा। तो यहाँ फर्स्ट बॉक्स कंटेन कर रहा है वन डिफेक्टिव, यहाँ भी फर्स्ट बॉक्स कंटेन कर रहा है वन डिफेक्टिव, यहाँ सेकंड बॉक्स कंटेन कर रहा है वन डिफेक्टिव, यहाँ सेकंड बॉक्स कंटेन कर रहा है। तो एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। अब देखो इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो किसी को इसमें कंफ्यूजन है? एक बार अच्छे से वर्ड पढ़ो, लाइन पढ़ो, एंड देन उसको डिसाइड करने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वर्ड्स में, तो अपने आप को कन्विंस करो। ओके, लेट मी फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाउ। देखो, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले नंबर का निकालता हूँ पहले मैं। देखो, तो DNNN का ये नंबर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। तो मुझे ये बताओ, एक बॉक्स में एक डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ईच कंपोनेंट इज डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। 3/4, ठीक है। और दोनों बॉक्स के लिए सेम बात है, तो अलग अलग बात नहीं है। क्वाइन वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट और था, क्योंकि वहां दोनों के लिए हेड की प्रोबेबिलिटी अलग कर दी थी। यहाँ लेकिन सेम ही है, फर्स्ट बॉक्स की सेम बात है जो सेकेंड बॉक्स की है। चलो ओके, यहाँ पे आओ। तो मुझे ना DNNN की, तो डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/4, NNN है तो नॉन डिफेक्टिव की 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है जी, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? और यही चीजें हर चारों के लिए आंसर आएगा। देखो दूसरे को निकालते हैं, सेकेंड वाले का। नॉन डिफेक्टिव 3/4, डिफेक्टिव का 1/4, नॉन डिफेक्टिव 3/4, नॉन डिफेक्टिव 3/4, सॉरी इनटू हो रहा है, फिर प्लस। अगेन तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, नॉन डिफेक्टिव 3/4, नॉन डिफेक्टिव 3/4, डिफेक्टिव 1/4, नॉन डिफेक्टिव 3/4। चौथे पार्ट पे आते हैं, नॉन डिफेक्टिव 3/4, नॉन डिफेक्टिव 3/4, नॉन डिफेक्टिव 3/4, डिफेक्टिव 1/4। चारों नंबर सेम ही है, अगर तुम ध्यान से देखो चारों टर्म सेम ही है, तो एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात है। सो 1/4, 3/4, 3/4, 3/4, और चारों नंबर सेम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लो। चलो मान लो इस 4 से इस 4 को काट दिए, 3 3 9 3 27 बटे कितना आया? ये आंसर तो अलग आया शायद। 64। तो ये आंसर वहां कुछ और आया था ना, 15/32। 15/32। ओके, तो आंसर तो गड़बड़ हो गया। तो अब चेक करना पड़ेगा जैम वाले में आंसर क्या है, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। तो मैं वहां चेक कर लेता हूँ, यहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई ना? ओके, सो लेट मी चेक इट देयर, नो प्रॉब्लम। सो 27, क्योंकि आंसर सेम आता मतलब वी आर श्योर बोथ मेथड्स आर करेक्ट।
सो समथिंग इज मिसिंग इन सम ऑफ द मेथड। जैम वाले में आंसर चेक करना पड़ेगा मुझे। ओके, लेट मी सी देयर, उस मेथड में क्या किया था हमने। चलो तो उसको मैं दोबारा एक बार कर देता हूँ ना, वही मेथड, तो शायद वहीं पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस में क्या है? 15/32 तो है, लेकिन ये जो हमारा आया वो 30 है जी। एक मिनट, ओके, तो ये तो ऑप्शन दे रखा है हमें, तो यहाँ पे आया है 27/64। ये कटेगा तो नहीं किसी से ना? तो इसका मतलब और कोई आउटकम तो नहीं होता? एक मिनट चेक कर लेते हैं। आउटकम तो यही चार होंगे ना, तुमने देखे हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। एग्जैक्टली वन कंपोनेंट है ना, एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन, ठीक है ना? और कोई तो होगा नहीं, क्योंकि दैट विल कंटेन मोर देन 1D। सर बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं कंसीडर करेंगे? बॉक्स को सेलेक्ट करने की, तो दो बॉक्स बोला है, उसमें से बोला क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक बॉक्स में एक ही डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब सर एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो होनी चाहिए ना सर? एक्चुअली यहाँ हमने सारे आउटकम्स लिख दिए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने बॉक्स को सेलेक्ट करना, ये जो लिखा है हमने, दोनों बॉक्स के लिए आउटकम्स पूरे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। बस वो ये ऐसा आता 30/64 आता तो सही होता, लेकिन 30 कैसे आता, क्वेश्चन ये है ना। अगर 15/32 करें, क्योंकि 27/64 तो आंसर भी नहीं है ना, है ना? तो आंसर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यही वाला मेथड गलत है। तो इसमें क्वेश्चन है गलती क्या है। पिछला मेथड करेक्ट है, ठीक है, पिछला वाले मेथड से आंसर मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर। स्टिल फिर चेक करना, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो 22 तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे so something is wrong. I don't think I don't know where it's wrong. So एक बार मुझे देखना पड़ेगा। exactly one box contain exactly one defective। एक बॉक्स, क्वेश्चन में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन तो नहीं रहा। ओके, तो उस मेथड से जो हमने किया है, ठीक है, अभी के लिए वही मेथड मैं रखता हूँ। तो उस मेथड में क्या किया था, अब अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ क्या था उसमें। तो इसका मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, तो मैं क्लास के बाद चेक करूंगा कि इसमें क्या इस मेथड में गलती है। गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मेथड से भी आंसर सेम आता है। आई हैव सीन समवेयर सॉल्विंग, मतलब सॉल्व बाय दिस वे, उनका भी आंसर यही आया होगा। एंड वो तो मैंने खुद सोचा है बाइनोमियल वाला, तो ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया था, 2 बॉक्स है, और एक हमने लिया था नंबर ऑफ बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ जो था स्मॉल p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव कंपोनेंट, है ना? तो एग्जैक्टली वन यहाँ ये था कि 2 डिफेक्टिव कंपोनेंट है, तो उसमें से एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट में भी डिफेक्टिव एंड सेकेंड नॉन डिफेक्टिव, और फर्स्ट में भी नॉन डिफेक्टिव, सेकेंड में भी डिफेक्टिव। तो ये तुम्हारा आया था 6/16 आया था, ठीक है ना? और ये तुम्हारा p आ गया था, q यहाँ से 10/16 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें था क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, तो मैंने यहाँ क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। n2 था तो 2c1 p की पावर 1 q की पावर 1, 2 इंटू पी आया था 10/16, सॉरी ये 6/16 है p, एंड और ये था 10/16। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया था
2 से चाहो तो काट दो 8 टाइम में, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो 5 से या 15 है, 3 5 जा 15/32, ये करेक्ट है। तो वहां पे कुछ तो हो रहा है, 3/4 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 3/8 यहाँ 5/8। तो उस 5 की कमी है, ठीक है, ये आंसर यहाँ से तो ठीक आ रहा है, तो दिस मेथड इज करेक्ट। आई हैव टू सी, ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होगा। तो दिस मेथड आई विल सी समवेयर इज समथिंग इज रॉन्ग, सो ठीक है, आई विल गो विद दिस मेथड बाय नाउ, नेक्स्ट क्लास से देखते हैं क्या है। तो अगला तुम लोग बताओ, 22 एक मेथड सीखा है, दूसरे मेथड से देखते हैं। तो मतलब दूसरे मेथड से वर्क नहीं किया, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर। 23 देखो, two cars A and B are traveling independently in same direction. Okay, two car A and B is traveling independently in the same direction. ठीक है, so the speed of the car A is normally distributed with mean 100 km/h and standard deviation √5 km/h. The speed of car B is normally distributed with mean 100 per hour and standard deviation 2 km/h. Initially, car A is 3 km ahead of car B. ठीक है, कार A is 3 km ahead of car B. So find the probability that after 3 hours, these two cars will be within the distance of 3 kilometers. ठीक है, दो कार है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। द स्पीड ऑफ कार है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, तो स्पीड जो रखा है फर्स्ट कार की नॉर्मल मीन 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन √5, मतलब वेरिएंस √5 हो गया, और दूसरे कार का है मीन 100, तो उसका वेरिएंस 4 हो जाएगा। और इनिशियली जो है टाइम 0 पे कार ए इज 3 किलोमीटर अहेड ऑफ कार बी। तो मान लो बी यहाँ है तो ए इधर होगा, 3 किलोमीटर गैप है स्टार्टिंग में। सो आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, दिस टू कार्स विल बी विद इन डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? या सो हाउ विल डू, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? तो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वो स्पीड है। So like u, you can say u is the speed this, the speed this. ओके, सो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्या रिलेशन है? मतलब स्पीड इज इक्वल टू, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी, जो यहाँ स्पीड होता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ना। तो टाइम 3 किलोमीटर है, सो द डिस्टेंस विल बी क्या,
स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, जहां भी मैं गलत बोल तो बताना, ठीक है। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जैसे मान लो कार बी है, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3 घंटे में, ठीक है ना। तो स्पीड जैसे मान लो मैं इधर लिखता हूँ, देखो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्वेंटी थ्री, तो लाइक यू जो मैं ले रहा हूँ वो स्पीड ऑफ कार फर्स्ट है, नॉर्मल 105, वेरिएंस लिख रहा हूँ मैं, और वी दूसरे कार की स्पीड है 104, एंड टाइम जो है हमारे पास 3 आवर्स का है। तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिफरेंट कार के लिए डिफरेंट होगा डिस्टेंस, लाइक स्टार्टिंग में वो तो हम देख लेंगे डिस्टेंस। अभी 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, 3 घंटे में। तो क्या होगा, 3u एंड 3v, 3u किसके लिए? फॉर कार ए, एंड 3v फॉर कार बी। और इनिशियली जो था, कार ए 3 किलोमीटर आगे है कार बी से, सो आफ्टर 3, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे है, लेट मी कॉल, जैसे मान लो ये था, ये बी है और ये ए है स्टार्टिंग में, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आफ्टर 3 आवर्स क्या होगा, ए कहाँ पे होगा? 3 घंटे के बाद कितने डिस्टेंस पे होगा? अगर यहाँ 3 घंटे के बाद है, कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से? ऐसे ये चलेगा कितना, 3u, ठीक है ना। सो ए विल गो 3u, मान लो ये 0 है, तो ए विल गो कितना, 3u डिस्टेंस कवर करेगा ना ए, क्योंकि ए आगे है बी से। और बी कितना कवर करेगा, 3v यहाँ से। ओके, सो क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 घंटे बाद वो कितने रेंज में होंगे, 3 किलोमीटर के अंदर के रेंज में होंगे। तो अभी मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में मान लो तुम्हें नहीं आता तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, बट आई एम ट्राइंग देयर, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, क्योंकि 100 में 100 नहीं ला रहा है ना। उतना टाइम है तो करोगे, क्योंकि 3 घंटे में ही सारे करने होते हैं। यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, सो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3 घंटे बाद? स्टार्टिंग में बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो मैं पूछ रहा हूँ 3 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मतलब 3 घंटे बाद का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये सपोज 0 है, तो जैसे ए यहाँ पे है और मान लो बी यहाँ पे सपोज, तो 0 से ए तक का डिस्टेंस होगा 3u + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वो पहले से ही आगे था, और फिर 3u 3 घंटे में चला, ठीक है। मतलब 3 घंटे में उसने 3u डिस्टेंस चला ए, और 3 पहले ही आगे था। और v जो है, बी जो है, बी कार, वो 0 से स्टार्ट किया और 3v डिस्टेंस चला। ओके, सो अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का गैप बोल रहा है कि 3 किलोमीटर से कम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मतलब क्या पूछने जा रहा है ये प्रोबेबिलिटी? लगता है ये बेसिक प्रोबेबिलिटी पे शायद नहीं है क्वेश्चन, फिर भी देखो करके, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, तो तब मुझे सॉल्व करना चाहिए। अभी है ना, यू भी रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3u किसी एक मॉड में ले लो, ठीक है। तो कोई भी एक ले लो, 3v - 3u - 3, किसी में से एक जो घटा लो, नो प्रॉब्लम। और उसका <3 चाहिए तुम्हें, जैसे 3u + 3 - 3b, दिस डिस्टेंस इज <3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, तो ये बाद में करेंगे जब हम रैंडम वेरिएबल पढ़ लेंगे ना, तो उस केस में, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। है ना। सो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने गलत यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट असाइनमेंट में, इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, दिस क्वेश्चन आई विल रिमूव।
सो ये बाद में देखेंगे जब रैंडम वेरिएबल हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ऐसे बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ के करना थोड़ा मुश्किल है, लोगों को देख के ही समझ आया होगा समथिंग डिफरेंट। हाँ नेक्स्ट कौन सा है? सो 23 यू कैन स्कीप। 22 में एक मेथड से हमने आंसर सही किया है, दूसरा मेथड से कुछ गड़बड़ हुआ है, आई डोंट नो व्हाट। उसके बाद बताओ 23 के बाद। ठीक है, आई विल सी दिस देन आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास। 24 कि हमने ऐसे ही क्वेश्चन उठा के डाल दिया ऐसा, फिर जो हो सकता है कि वो आ गया क्वेश्चन अभी आ गया हो, तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर देना। और अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी स्टार्टिंग है। जैसे एक बार पूरा कोर्स होगा, बाद में हम फिर से प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं सारे ईयर वाइज, तो तभी हम सॉल्व करेंगे। जो अभी छूट भी जाएगा तो तब हो जाएगा। ओके 24 क्या है? सपोज दैट 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन get into any one of the 3 boxes. Okay, 5 distinct balls can get into any one of the 3 boxes. So find the probability that exactly one box is empty. Also find the probability that all boxes are occupied. ये जैम का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैम में ऐसे आता नहीं है, या तो है ना ये इसने बाहर से कुछ डाला है, क्योंकि जैम में या तो एमसीक्यू होगा या एमएसक्यू होगा या न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन है, एंड देन द प्रोबेबिलिटी का है यूज करके। ठीक है, फिर भी ट्राई करते हैं। तुम्हारे पास 5 बॉल है, ठीक है, और यू हैव टू पुट इनटू एनी वन ऑफ द 3 बॉक्सेस, ठीक है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी। सिर्फ एक बॉक्स एम्प्टी है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तुम 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। x1 मतलब है नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बॉक्स, सो 3 बॉक्स हमारे पास। x2 is the number of balls in second box. x3 is the number of balls in third box. एंड दोनों का तीनों का सम 5 है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी? इस तरह का पढ़ा है तुम लोगों ने केस। सो x मोर देन कोई भी xi मोर देन इक्वल टू 0 होगा। सो हाउ मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आता है लाइक, एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, x1 प्लस x2 अप टू प्लस xk इज इक्वल टू n, जहाँ पे जो xi's है दैट कैन टेक वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0, कोई भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। सो हाउ मेनी डिफरेंट सॉल्यूशन इट हैज? ये होता है n प्लस k माइनस 1 चूज k माइनस 1। ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, या टोटल नंबर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बोल सकते हो। कि तुम्हारे पास k बॉक्सेस हैं, n बॉल्स को पुट करना है, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस? तो इसका सोल्यूशन है n प्लस के माइनस 1 चूज k माइनस 1। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, x1 प्लस x2 अप टू xk है, दिस सम इज n। सो x1 x2 और xk ईच की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है, मतलब पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो कितने इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो उसका आंसर आता है n प्लस के माइनस 1 चूज k माइनस 1। सी है एक्चुअली, मतलब n प्लस के माइनस 1 सी k माइनस 1। ओके, सो
इसको लगा के देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, तो ये तो टोटल पॉसिबिलिटी आएगी या। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी होगी, 5 + 3 - 1 3 - 1, तो कितना होगा 8 - 7 C2, 7C2 कितना आता है n × n - 1/2, 21 टोटल पॉसिबिलिटी है। ओके, अब टोटल 21 पॉसिबिलिटी है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी, एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब इनमें से एक की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इनमें से एक की वैल्यू, मान लो x1 0 हो गया, तो कितने से पॉसिबल केसेस होंगे। तो इस तरह हम काउंट भी कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो लिखना चाहो अगर कि 2 नंबर का सम 5 होगा, तो क्या क्या हो सकता है। 4/21. 4 आ रहा है, ओके, तो 4/21, ओके। सो लाइक इस तरह से हम सोच सकते हैं, ओके, जैसे x1 + x2 और 5 है, मतलब थर्ड वाले बॉक्स को मैंने 0 कर दिया। इस केस में क्या होगा, कितना आंसर आता है इसका, 5 + 2 - 1 चूज 2 - 1, तो 5 2 7 - 6, यहाँ तो ये आ रहा है 5 + 2 है ना, ये कर देना n + k - 1, ठीक है। सिक्स C1 6 आया आंसर, तो 6 है, हमने किसी एक को 0 कर दिया, 2 का सम हमारा ये आ रहा है, तो 6 आ रहा है तुम्हारा। 4 कैसे, अच्छा कॉम्बिनेशन हम काउंट कर लेते हैं। बना के देखो, दो दो नंबर का कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। जैसे मैं 5 लेना है, क्या लिख सकता हूँ 1 4, ठीक है ना, 2 3 3 2 एंड 2 3, और कोई कॉम्बिनेशन होगा। So why they are giving 6? Four one. Last one will be 4/1, sir. जब 4 1 मिस किया तो एक और मिस किया होगा फिर, अच्छा वो मैंने गलत लिख दिया, 2 बार लिख Yes, दिया। yes. हाँ, लेकिन इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है कि 2 नंबर का सम हमारा, अच्छा अच्छा, ओके ओके, दिस 6 एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक्चुअली क्या है वो भी आ रहा है, जिसमें तुम्हारा 2 0 हो सकता है, लाइक ये ऐसे ये भी काउंट कर रहा है, 5 0 एंड 0 5 को काउंट कर रहा है, दैट्स वाई। ओके फाइन फाइन, तो ये जो काउंट कर रहा है ये 0 5 एंड 5 0 को भी काउंट कर रहा है, 2 नंबर का सम तुम्हारा 5 आ जाए, इस तरह केसेस भी काउंट कर रहा है, इसलिए ये तुम्हारा 6 आंसर दिया है। तो ये वाला केस एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 4/21, दैट्स करेक्ट। एंड है ना, ये जो आंसर 6 आया वो है, यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी थी कि हमें 5 नंबर को सम चाहिए, 21 है। अच्छा अगर ऐसे तुम लिखना चाहो तो लिख के देखो, 3 नंबर का सम 5 है, तो क्या 21 पॉसिबिलिटी टोटल होगी। उसमें 0 भी तुम काउंट कर सकते हो, जैसे 0 0 5 0 5 0, इस तरह तुम चेक करना एक्सपेरिमेंट करके कि क्या ये आंसर करेक्ट दे रहा है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अगर ये वेरीफाई करना है इसका, ठीक है 4/21 ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 21 आंसर आया, अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि 3, जैसे मैंने ये कहा कि जैसे x1 + x2 + x3 5 है, यहाँ xi की वैल्यू जो है x1 x2 x3 मेरी मोर देन 0, तो टोटल हमारे पास जो इसका केसेस आया 21 आया, तो मतलब कैसे रहे होंगे, 3 हमारे पास नंबर है ना, तो इसको तुम अगर लिखोगे तो लाइक 0 0 5 हो गया, या 0 5 0 हो गया, फिर 5 0 0 हो गया, ये 3 नंबर आ गया। ऐसे तुम लिखोगे तो 1 2 3 2 5 है ना, इस तरीके से, इस तरह का अगर लिखेंगे तो क्या 21 केसेस आएंगे, इसको तुम काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, या 2 2 1 हो गया, है ना, ये हो गया। फिर और क्या केसेस हो सकता है, 2 3 0 है ना, 2 0 3, या 0 2 3, इस तरह से, या 3 2 0 है ना, इस तरह से 3 0 2, या 0 3 2, ये आया। और 1 4 वाला हो सकता है 1 4 0 1 0 4, ठीक है, और 0 1 4, इसी को तुम चेंज कर सकते हो, सो लाइक 4 1 0 4 0 1 एंड देन 0 4 1,
और क्या है, अभी एक एक जीरो ही लिया हमने, 2 जीरो भी ले रखे हैं, एक एक जीरो वाला भी हो गया। कितने केस हुए, 1 2 3 4 5, 15 केस हुआ। और क्या बचा, -1 -1। तो इसका थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं ये फॉर्मूले का सॉल्यूशन। सो कॉम्बिनेटोरिक्स में थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें, इसका एक फॉर्मूला। और इसमें कितने केस हमने बनाए, 1 2 3 4 5 6, एक केस और होगा। ये क्या केस है, मतलब ये 18 है ना, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग क्या आया था, 5 + 3 - 1 3 - 1, तो 7 + 2 आया था ना, तो सच एक वैल्यू 21 आया था। बताओ एक एक और होगा, मतलब ऐसा 3 आउटकम्स और होंगे, वो क्या है। Sir, 113, 311. हाँ फाइन फाइन, यस 113, यस ये मिस किया, 311 एंड 131, ओके यस, तो ये तीनों मिसिंग था, ये 21 आउटकम है। और कुछ हो सकता है क्या, आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी 21 कह रहा है और ये 21 ही हमने लिख लिए हैं, तो ये ठीक है। बट फिर भी दिमाग लगाओ, कोई और केसेस तो नहीं है एक्स्ट्रा इसके अलावा। तो मैंने बस वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा फॉर्मूला कहता है क्या वो सही कह रहा है, इसको बस वेरीफाई कर लिया, 21 का आउटकम। और वो बस अब देखना है, अब ये इसमें काउंट कर सकते हो, ओके बोला था कि एग्जैक्टली सर 140 भी ये सब कॉम्बिनेशन भी तो होगा, ये है ना, तो ये है ना, पहला बॉक्स में 1 बोल गया तो ये देखो, ये देखो किया है वो ये सर 140 140 हमने कर लिया। आई थिंक ये ऑल पॉसिबिलिटी है, नहीं होगा एक्सरसाइज से, तुम सोचना। तो टोटल 21 केस आ गया। चलो ये वेरीफाई मैं मुझे करने का मतलब था। चलो ये वेरीफाई तो हो गया कि 21 केसेस हैं। अब था कि क्वेश्चन पहला पार्ट ये था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। अब तुम सीधा सीधा काउंट भी कर सकते हो कि ऐसे कितने कि सिर्फ एक बॉक्स एम्प्टी है। तो वहां जो मैं लिख रहा था वो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि तुमने 2 ही काउंट किए हैं। अब यहाँ से क्लियर आंसर आ जाएगा। ये 4/21 भी आई थिंक रॉन्ग होगा, तो एक बार चेक कर लो यहाँ से, क्योंकि 3 है, वहां सिर्फ 2 के लिए सोच रहे हैं। यहाँ जो हमने लिखा था ये सिर्फ 2 के लिए लिखा, 2 3 3 2 इस तरह से, ये नहीं लिखा कौन सा खाली है। अब इस 21 में से तुम ये देख लो कि कितने हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 एम्प्टी है। एग्जैक्टली 1 ही बोला था ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, यस। तो एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी वाले कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और है एग्जैक्टली 1, सिर्फ एक जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जैक्टली ये पहला वाला 2 में एम्प्टी है, तो यहाँ से तो आ गया 12/21 आ गया भाई। इसका आंसर के भी बनाना पड़ेगा, सो दैट हम लोग मैच कर सके, ठीक है। सो फाइनल आंसर, क्योंकि ये ऑल पॉसिबिलिटी है, ये सैंपल स्पेस ही मैंने लिख दिया है, तो ऑब्वियसली ये 12 होगा। वहां जो 4 तुम सोच रहे थे सिर्फ 2 के लिए सोच रहे थे, लेकिन वहां 0 कहीं भी हो सकता है। तो 4 × 3, ठीक है, वो जो 4/20 में तुमने बताया था वो एक एम्प्टी के लिए था। लाइक जो आंसर तुम हमने सोचे हैं, लाइक 4/21, तो वो सिर्फ एक जीरो तुमने किया है, तो वो जीरो 3 डिफरेंट जगह हो सकता है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पे। तो हमने जो कॉम्बिनेशन बनाए थे 1 4 इस तरह वाला, 2 3 4 1 3 2, ये 4 आया ना, तो इसमें जीरो या तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो, तो ये 4 ये केस हो गया जब पहला वाला एम्प्टी है। ऐसे ही 4 केस होंगे जब बीच में तुम जीरो रख दो, और ऐसे 4 और केस होंगे जब लास्ट में जीरो रखो। देयर आर 12 डिफरेंट केसेस इन विच 1 विल बी 0। सो 4 4 4 ये 3 होगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 12/21 पहले पार्ट का आंसर आया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, दैट इज 12। सो ये थोड़ा तुम्हें ये सब काउंटिंग वाला प्रिंसिपल है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट
exactly one box is empty. So that is how many? 12/21. Okay, next part भी था. Also find the probability that all boxes are occupied. Find the probability that all boxes are occupied. So बताओ इसका क्या होगा? All boxes are occupied मतलब किसी में जीरो नहीं है. ऐसे आउटकम जहां एक भी जीरो नहीं है. 3 ये हैं और 3 ये है ना, जहां एक भी जीरो नहीं है. अच्छा, तो इसका भी एक मेथड होता है, ये तो मैंने इसे बता दिया, तो 6/21 आ जाएगा. एक दूसरा क्या होता है कि लाइक जैसे देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 है और एक भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 चूज r-1. देख चेक करता हूँ सही दे रहा है क्या. ये सब देखो एक्चुअली तुम सोच रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ऐसा कुछ लोग लग रहा होगा. तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं जो 11th-12th में नहीं है. ये तो मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था वो बेसिक 11th-12th वाला ही डिस्कस किया था. तो ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है अलग से भी कराना पड़ेगा जो यूज होता है. जैसे ये फॉर्मूला है, ये 11th-12th में नहीं है जो हमने यहाँ लिखा है, ये वाला x1 x2 xk जिसका सम n है और xk विल बी नॉन नेगेटिव. तो आंसर ये आता है. इसी को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं कि xi's आर ओनली मोर देन 0, तो इसका आता है n-1 चूज k-1. ये आता है. तो कैसे आता है इसका ही प्रूफ है. तो यही सेम क्वेश्चन देखो इसी का सेम है. अगर यहाँ केस है कि xi कैन बी 0, मतलब यू कैन पुट वन ऑफ द बॉक्स एम्प्टी और मोर देन वन एम्प्टी. You cannot put any one empty. So in that case, the number of ways is this n-1 choose k-1. So these are counting principle actually. ठीक है. तो यहाँ से x1 x2 x3 5 है. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें x1 x2 x3 जो है ये तीनों नंबर जो हैं ये जीरो कोई भी नहीं होगा, मोर देन जीरो ही होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए. तो उस केस में जरा चेक करते हैं. 5 - 1 और अपॉन 3 - 1 कितना होगा? 4 चूज 2. 4 चूज 2 कितना होगा जी? 4 × 3/2 कितना आ जाएगा? 6. तो हमारा आंसर कितना आया था? मैंने 6 कहा यहाँ पे, देखो ये 6 है. तो यही वाला 6 यहाँ आया. तो टोटल केसेस जो होंगे वो 6 है. वो 6 कौन सा वाला केसेस हैं? वही वाला जो हमने यहाँ सर्कल किया है, नॉन जीरो एक भी. तो अगर नॉन जीरो तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए तो उस केस में ये फॉर्मूला है n-1 चूज r-1. इफ यू कैन take values of xi is 0, then you have the formula n plus k-1 choose k-1. यही r-1 लिखा है, k-1 कर सकते हैं. तो ये k कहाँ चला जाता है? जब तुम नॉन जीरो नहीं लेना चाहते हो तुम क्या करते हो, एक एक तुम हर बॉक्स में तुमने पहले ही पुट कर दिया, तो ये k खत्म हो जाता है. k बॉक्स चला गया उसमें, एक एक तुमने पहले रख दिया, तो अब वो नॉन जीरो वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है. मतलब मैं फिर से समझाना चाहता हूँ, फॉर्मूला देख लो. जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk इज इक्वल टू n. मतलब समझो तुम्हारे पास टोटल n बॉल्स हैं, टोटल n बॉल्स हैं एंड k बॉक्सेस हैं. ठीक है, k बॉक्स है, मान लो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, इस तरह k बॉक्स है ना. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स k. पहला बॉक्स k बॉक्स है. अब पहले बार में तुमने ये कहा कि एक्साइज क्या है? नंबर ऑफ बॉक्स है, कि पहले बॉक्स में x1 बॉल तुमने डाले, दूसरे बॉक्स में x2 है, तीसरे बॉक्स में x3 है. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सॉल्यूशंस यू कैन से ऑफ दिस इक्वेशन, वेयर यू कैन अज्यूम xi कैन बी मोर देन 0 और इक्वल टू 0. और ये सारी इंटीजर वैल्यूज होंगे. ठीक है, नेचुरल नंबर समझ लो, 0 या मोर देन 0. तो उसका सोल्यूशन था n plus k-1 चूज k-1. अब दूसरा केस मैंने क्या बोला, यहाँ हमने फिक्स किया है कि xi यू कैन टेक मोर देन इक्वल टू 0, दे आर इंटीजर्स. ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगेन यू हैव x1 x2 अप टू xk दैट इज n. सेम थिंग, n balls you have and k boxes are there. ठीक है, so you want to first box, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड केथ बॉक्स. अब क्या है ना, यहाँ पे तुम ये बोल रहे हो कि xi विल बी ऑलवेज मोर देन 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए. तुम क्या करो, तुम्हारे पास टोटल n बॉल्स हैं. अब यहाँ फॉर्मूला में क्या था, n plus k-1 चूज k-1. स्टार्टिंग में जब 0 हो सकता था,
अब तुम चाहते हो नहीं वैसे ही सॉल्व करें, लेकिन हमारे पास एक भी जीरो ना आए, तो हम क्या करते हैं पहले कि एक एक बॉल तुम इसमें से पुट कर दो, मतलब जो तुम्हारा एन बॉल है ना, उनसे पहले एक एक बॉल तुम इसमें हर बॉक्स में डाल दो। तुम्हारे पास अब कितने बॉल्स बचे, एन माइनस के, क्योंकि के तुमने पहले पुट कर दिया एक एक बॉल। अब तुम सेम फॉर्मूला लगाओगे, बस एन की जगह तुम एन माइनस, क्योंकि तुम्हारे पास अब एन माइनस के बॉल्स हैं। सोचो जैसे एन बॉल्स हैं, अब ये था कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले हमने एक एक बॉल्स हर बॉक्स में डाल दिया, तो अब ये पक्का हो गया कि हर बॉक्स में एक बॉल तो है ही, और हमारे पास अब जो बॉल्स बचे वो एन माइनस के है। तो अब इस एन के प्लेस पे एन माइनस के रख दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब जो बॉक्स है वो एन माइनस के है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में ही इस एन को रिप्लेस कर रहा हूँ एन माइनस के से, क्योंकि हमने एक एक बॉक्स उसमें पुट कर दिया हर बॉक्स में। तो एन माइनस के रखोगे तो ये के कट जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, इस एन की जगह तुम रख दोगे एन माइनस के बॉल्स यू हैव नाउ। फॉर्मूला सेम है, बस ये के कैंसिल हो गया। सो नाउ यू हैव फॉर्मूला एन माइनस वन चूज के माइनस वन। और ऐसे डिटेल में जाओगे, जैसे एमएससी आईआईटी बॉम्बे में जाओगे तो वहाँ पे पहले सेमेस्टर में कोर्स आता है कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जिन लोगों ने पढ़ा है या कॉम्बिनेटोरिक्स तुमने पढ़ा है तो उसमें ये सब पढ़ा होगा, तो दिस इज नॉट न्यू टू यू। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो आईआईटी बॉम्बे में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स है, तो वहाँ तुम्हें ये सिखाएंगे। लेकिन अभी जैसे जरूरत पड़ रही है तो मुझे बताना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल सकते हो तुम, नॉन जीरो होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन यू कैन से। और यहाँ मे बी नॉन नेगेटिव, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नॉन नेगेटिव, यू कैन राइट नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, मतलब पॉजिटिव और जीरो। तो ठीक है, इसको दोबारा एक बार पढ़ना, तो मैं इस क्वेश्चन में वापस आ जाता हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव, सो क्वेश्चन जो 24 का है उसका आंसर आया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, एक ही बॉक्स, इसका आंसर आया था 12/21। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, मतलब कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस इज 6/21 आया था। ठीक है, तो 22-23 तो हो गया, 23 में प्रॉब्लम, 23 हमने छोड़ दिया है, 24 हमने किया है और टाइम भी हो गया है, तो 24 तक ही आज हम कर पाए हैं। बाकी तुम लोगों ने नहीं किया है तो ट्राई करना आगे, ठीक है, और भेजना मुझे जिन लोगों ने कर लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे देखते हैं 25 के बाद। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है ना, जब प्रैक्टिस करोगे यू विल लर्न अ लॉट। तो मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में इतना असाइनमेंट में कम ही क्वेश्चन थे तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। सो मैं भी ऐसे फर्स्ट टाइम में मान लो कर रहा हूँ ये सब इस तरह से, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है और तुम भी अपने तरफ से कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं वही मेथड सही है जो मैं बता रहा हूँ, यू कैन डू इन अ बेटर वे देन मी एंड देन बुक। ठीक है, तो कुछ पूछना है किसी को अभी तक जो हमने किया है उसमें? तो मेक श्योर 1 से 24 तक तुम्हें अच्छे से आते, एक बार कर लो, 23 छोड़ देना, 23 नहीं किया मैंने, और बाकी जो पीछे वाला है उसका भी मैं देखूंगा। तो बाकी अभी तक किसी को पूछना है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, चलो ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर। और सॉल्व करना 55 तक फिनिश कर लेना, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।